आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हजम का बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। पेट्रोलियम नेवी से 1,727 अरब वसूली का प्लान है, जबकि दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस और दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 3 बजे शुरू होगा। बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मैशत खालिद रसूल, और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इरशाद अंसारी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले माहिर मैशत खालिद रसूल साहब से बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इरशाद अंसारी साहब से बात करते हैं। इरशाद अंसारी साहब, क्या कहेंगे? इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया गया, आज बजट पेश किया जाना है। इस बजट में क्या कुछ है, और ये भी बताइएगा आम आदमी के लिए इसमें कोई रिलीफ है या फिर बस रिलीफ की तवक्को ही की जा सकती है? जो आपने दूसरी बात की यही है कि आम आदमी के लिए रिलीफ की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त इस फेज में है कि अगर तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रोथ करती है और ऐसे इकदाम करती है कि जिससे जीडीपी का जो है शरह वो भी ऊपर चली जाए, और आम आवाम के लिए जो है वो नारे बनाने के लिए कोई ऐसे इकदाम कर दे तो उससे इकॉनमी हीट अप हो जाएगी। तो हुकूमत को चलना तो बहुत मोहतात तरीके से पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से यही होता है कि जब हुकूमत एक फेज से गुजरती है, वो इस्लाहात लेके आती है और आवाम कुर्बानियाँ देती है, उसकी कॉस्ट पे करती है, उसके बाद जब इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, तो फिर प्रेशर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आवाम का, ताजरों का, तो फिर हुकूमत डी ट्रैक हो जाती है, वही पॉपुलर डिसीजन लेना शुरू कर देती है। तो उससे नतीजा ये निकलता है कि जहाँ से सफ़र शुरू किया होता है वहीं पे वापस चले जाते हैं। तो इस बार भी हुकूमत पे प्रेशर है, और बल्कि कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उस वक्त ये भी चहमगोइयाँ हो रही थी, और उस वक्त जो एहसन इकबाल का जो थोड़ा सा रवैया था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और वज़ीर ख़जाना की, उसको लेके कि शायद मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना है कहीं उनका ये आखिरी बजट ना हो, तो बजट के बाद शायद कोई वज़ारत ख़जाना के अहदे पे कोई नया चेहरा देखने को ना मिले। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा मोहतात होकर चलना होता है कि अब अगर दबाव में आके पॉलिटिकल डिसीजन ले लिए जाएं तो उससे जहां आईएमएफ का प्रोग्राम डी ट्रैक होगा तो वहीं पे बाकी मामलात और बाकी इशारे भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करेगी हुकूमत कि इस फ्रेम वर्क में रहते हुए फिस्कल स्पेस को जितना यूटिलाइज कर सकती है वो करके रिलीफ दे सके, लेकिन लगता नहीं है कि रिलीफ दे सकेगी। जैसा कि आपने इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आपने देख लिया कि काफ़ी टारगेट आपके मिस हुए हैं। डेट सर्विसिंग अगले साल भी जो है वो 7,000 कोई अरब रुपए से ज़्यादा की डेट सर्विसिंग है। तो एक तो ये हमें मार दे रही है, और जो रेवेन्यू का फिगर है वो 15,700 अरब रुपए के करीब 15,324 अरब रुपए का रेवेन्यू का टारगेट रखा जा रहा है। डिफेंस के लिए 3,000 अरब रुपए के करीब रखना है। फिर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों का प्रेशर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अलाई जमात है, लेकिन उनके पास तमाम आइनी पोस्टें हैं, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं हुकूमत के साथ, उन्होंने बजट पे जो सारी हम आहंगी दिखाई है, बजट की तारीख भी तय हो गई और बाकी मामलात भी तय हो गए, तो उसमें उन्होंने एक पॉपुलर जो है वो कहने के मुतालबा उन्होंने कर दिया, जो सरकारी मुलाजमिन में जो उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव का एक अहम जुज़ भी है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 50% इजाफा कर दिया जाए। वो भी जानते हैं कि 50% इजाफा मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिया, और उनकी पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल उनका जो है वो नैरेटिव भी बिल्ड हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जब आप हैं तो आईएमएफ की अपनी कंडीशंस हैं। आईएमएफ ये कहता है कि आपने फिस्कल स्पेस को देख के चलना है, आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, आपने अच्छा एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, देखें जो बजट डिले हो रहा था उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, जहाँ एक पॉलिटिकल थी कि इत्तेहादी जमातों के साथ आपका जो है वो वसाइल की तकसीम पे इत्तफाक नहीं हो रहा था, एक वजह ये थी। तो लेकिन इससे बड़ी अहम वजह ये थी कि आपने आईएमएफ के साथ जो चीज़ें तय की हुई थी उनके मुताबिक आपने बजट को अलाइन करना था। मेन वजह वो थी। ये रात आईएमएफ के साथ इत्तफाक राय हुआ है कि जो आप रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देना चाह रहे थे, आप तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना चाह रहे थे, टैक्स में तनख्वाहदार तबके के लिए जो है वो आप जो उनकी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं
वो बढ़ा के 6 से 8 करना चाह रहे थे, थ्रेश होल्ड बढ़ाना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो थ्रेश होल्ड बढ़ाने पे अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अलबत्ता ये ज़रूर आया कि टैक्स की मद में जो है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे, क्योंकि इस पे भी हुकूमत पे दबाव आ रहा था। आप रियलिस्टिक होके चले ना कि आप देखें तनख्वाहदार जो आपके अपने फिगर जो बताते हैं कि अगेन एंड अगेन, ज़ाहिर है ये उस पर हुकूमत पे भी ये दबाव आता है कि इस वक्त आपका हाईएस्ट टैक्स पे और जो तबका है, जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स में, वो तनख्वाहदार तबके की है, जबकि जो बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं और बाहर जायदादें भी बना रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। लेकिन इरशाद अंसारी साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि सैलरी जो पर्सन है उसको रिलीफ दिए जाने का इम्कान भी है और इनकम टैक्स के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ आईएमएफ जो है वो प्राइमरी सरप्लस 2.0% जो है वो जीडीपी मांग रहा है। तो फिर इसके लिहाज से आईएमएफ के एक तरफ टारगेट्स हैं, इसके साथ साथ आवाम को जो रिलीफ देना है वो भी पॉसिबल है। खालिद रसूल साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, कहिएगा, जैसा कि जीडीपी ग्रोथ 3.7% हमारा टारगेट जो रही है, लेकिन टारगेट जो था वो 4% से ज़ायद था। हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल का जो एक तरह से रीजनल टेंशन पर जिम्मेदारी डाली, फ्लड्स की सूरत हाल आपके सामने रही, लेकिन आपको क्या लगता है एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आप क्या बताएंगे, क्या सच में ये कितनी बड़ी और अहम वजूहात हैं, और फिर इसके साथ साथ अगले रिव्यू के लिए आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को इस सूरत हाल पर कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीजें फैक्टर हैं। जो रीजनल टेंशन्स हैं उनका भी इम्पैक्ट है, लेकिन रीजनल टेंशन्स का इम्पैक्ट जो है ना वो मार्च ऑनवर्ड हुआ और उस पर भी आप देख लीजिए कि 40 डेज की वॉर है, उसके बाद मोर और लेस सीज फायर के बाद सप्लाई चेन अभी तक शॉक में है, डिस्टर्ब है। तो वो जो इम्पैक्ट है वो लास्ट क्वार्टर में प्रैक्टिकली समझ लीजिए मार्च ऑनवर्ड वो 4 महीनों का है। फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो नेचुरली है, एक मेजर पोर्शन जो है पंजाब का और बाकी सूबों में उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है। बट हैविंग सेड दैट, हम अगर पिछला 3 साल का भी ट्रेंड देखें तो पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ ये है कि जो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी आप देखें कि बड़ी सबड्यूड सी है। एग्रीकल्चर है, उसमें कंटिन्यूसली जो मेजर क्रॉप की हमारी प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग ऑन द डिक्लाइन एज वेल, और इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी। तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो भी कंड्यूसिव नहीं है, कंपेटिटिव नहीं है, एनर्जी की प्राइसेस और उसके अलावा और बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो यही चीज आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों का अगर आप जीडीपी की एवरेज निकाल के देखें तो हमारी जो एवरेज ग्रोथ पिछले 3 सालों की बनती है वो हार्डली 2.5% है, जबकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2.5% है। तो इशू इसमें हमारे स्ट्रक्चरल है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बुनियादी तौर पे हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर आज से डिक्लाइन नहीं कर रही, पिछले 15-20 सालों से मेजर क्रॉप डिक्लाइन कर रही हैं। सो हमारे मेजर इश्यूज स्ट्रक्चरल हैं। जब तक हम प्रोडक्टिविटी बेस्ड अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट और पॉलिसीज को नहीं लेके आएंगे ये इश्यूज रहेंगे। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी पिछले 4 साल से, खासतौर पर 3 साल से, वो प्योरली इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही है।